गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है जो सुबह डेली 8 बजे होती है। कितने बजे होती है? 8 बजे होती है। ठीक है, इसमें आज हम क्या लेके आए हैं? इसमें हम आज क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले हमारा जो पाचन तंत्र चला हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र को कंप्लीट किया था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट किया था। ठीक है, और उसके क्वेश्चन आंसर हम नहीं करवा पाए थे क्योंकि उस समय टाइपिंग नहीं हो पाई थी, तो इसलिए हम क्वेश्चन नहीं करा पाए थे। लेकिन अभी क्या करेंगे, 2 दिन उसके क्वेश्चन की क्लास रखेंगे कि उसमें आपको पता चल जाए। थ्योरी तो आप लोगों ने पढ़ ली, थ्योरी तो एक एक चीज़ को आप लोगों ने क्लियर कर लिया, लेकिन आप लोगों को पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे और फिर अभी 1-2 क्लास रखेंगे क्वेश्चन की। उसके बाद फिर पाचन तंत्र को कंप्लीट करेंगे, फिर पाचन तंत्र कंप्लीट होने के बाद उसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चैप्टर कौन सा है? ये हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो आज हम अपनी क्लास में लेके आए हैं। जितने यहाँ पे होंगे अभी कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट जो बचेंगे वो अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए चलेंगे। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कूपिका के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं, यानी कूपिका के भीतर जो गुब्बारे जैसी संरचना है उसे क्या कहते हैं? बताइए। तो उसे कहते हैं फेफड़े यानी लंग्स। क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं यानी फेफड़े कहते हैं। चलिए मैं साइड हो जाती हूँ और एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं लिखती रहूँगी, आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में करना सामान्य रूप से क्या कहलाता है? बताइए फटाफट से, सामान्य रूप से क्या कहलाता है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में करना सामान्य रूप से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताइए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मैं आपको पहले क्लास में भी पढ़ा चुकी हूँ, 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेलानिन, हीमोग्लोबिन, रेडोप्सिन एवं बिलीरुबिन में कौन सा मनुष्य में श्वसन रंग द्रव्य है? बताइए फटाफट से, इनमें मेलानिन, हीमोग्लोबिन, रेडोप्सिन एवं बिलीरुबिन में से कौन सा मनुष्य में श्वसन रंग द्रव्य है? तो कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन, फटाफट से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? बताइए, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? बताएंगे फटाफट से। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो क्या है? आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है। क्या है? रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? यानी ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबका ब्लड ले सकता है? हर किसी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ले सकता है, तो वो है AB पॉजिटिव। कौन सा है? AB पॉजिटिव है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में सांस ली गई हवा में उपस्थित O2 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? यानी ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करते हैं वो कितने प्रतिशत हमारे शरीर के अंदर जाती है? तो कितनी होती है? 21%, 21% होती है। फटाफट से नोट करेंगे। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा
द्वारा 1 मिनट में सामान्य मनुष्य कितनी बार श्वास लेता है? बताइए फटाफट से, 1 मिनट में सामान्य मनुष्य कितनी बार श्वास लेता है? बताइए, आप सभी को पता है, फटाफट से आंसर देते हुए चलिए। 1 मिनट में सामान्य मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 16 बार। कितनी बार? 16 बार लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? बताइए, एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? बताएंगे फटाफट से, कितनी होती है सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा? तो औसतन 15 ग्राम। कितनी होती है? औसतन लगभग 15 ग्राम। औसतन 15 ग्राम। 14 से 15 ग्राम लिखा हुआ रहता है, कहीं पे 14 ग्राम भी लिखा हुआ होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में सांस द्वारा छोड़ी गई हवा में लगभग ऑक्सीजन होती है। ग्रहण कितनी करता है मनुष्य? ऑक्सीजन 21% करता है, ठीक है। और छोड़ता कितने परसेंट है? छोड़ता है 16%। कितने परसेंट? 16% छोड़ता है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि हवा की अधिकतम संभव मात्रा जिसे इंसानों द्वारा श्वास लिया जा सकता है, श्वास में लिया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए फटाफट से, उसे क्या कहते हैं? बताइए, हवा की अधिकतम संभव मात्रा जिसे इंसानों द्वारा श्वास से लिया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? बताइए। तो उसे कहते हैं कुल फेफड़ों की क्षमता। क्या कहते हैं? कुल फेफड़ों की क्षमता कहते हैं। कुल फेफड़ों की क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मिलीलीटर शुद्ध रक्त द्वारा वहन किए जाने वाले, क्या है ये? वहन है। वहन किए जाने वाले O2 की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? बताइए, 100 मिलीलीटर शुद्ध रक्त द्वारा वहन किए जाने वाले O2 की मात्रा कितनी होती है? तो 20 मिलीलीटर होती है। कितनी होती है? 20 मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जानवर का चयन करें जिसमें एक खुली परिसंचरण प्रणाली होती है। कितने प्रकार के परिसंचरण प्रणाली होती है? एक होता है खुला परिसंचरण, एक होता है बंद परिसंचरण। तो एक ऐसा जीव बताइए, ऐसा जानवर बताइए जिसमें क्या होता है? खुला परिसंचरण होता है। बताइए फटाफट से। तो उसका नाम क्या है? तिलचट्टा है। क्या है? तिलचट्टा। एक होता है घोंगा। घोंगा भी होता है, एक शंख की तरह का होता है घोंगा, जो ऊपर से कैसा होता है? शंख के समान दिखाई देता है, अंदर से वो एक जीव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आरबीसी के उभयावतल होने का लाभ यह है कि, आरबीसी के उभयावतल होने का लाभ क्या है? बताइए फटाफट से। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। बताइए, आरबीसी के उभयावतल होने का लाभ यह है कि वह सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। क्या है? कि वह सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। पेन ज़्यादा मोटा हो गया, इसे थोड़ा पतला कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त समूह द्वारा खोजा गया था। मनुष्य में जो रक्त समूह था वो किसके द्वारा खोजा गया था? बताइए, किसने खोजा था ब्लड ग्रुप को, रक्त समूह को? तो ये खोजा था लैंड स्टीनर ने। किसने? लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एरिथ्रोसाइट लगभग जीवित रहता है। एक एरिथ्रोसाइट लगभग जीवित रहता है कितने दिन? लगभग 4 महीने। कितने दिन? लगभग 4 महीने जीवित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं कैसी होती है? बताइए, जब व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर चला जाता है तो मानव की जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वो कैसी होती है?
बताइए, तो वो कैसी हो जाती है, संख्या में बढ़ना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, संख्या में बढ़ती है, संख्या में बढ़ती है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम एक किसकी जाति पर रखा गया था। बताइए, तो किसकी जाति पर रखा गया था, बंदरों की। किसकी जाति पर, बंदरों की। उसका नाम क्या था, क्या था बंदरों की जाति का नाम, उसका नाम था रिहसस। क्या था, RH फैक्टर यानी रिहसस, रिहसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी। रक्त के परिसंचरण के खोजकर्ता का नाम क्या है, तो किसने की थी, विलियम हार्वे ने। किसने की थी, विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे। फटाफट से नोट डाउन करते रहिए एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। लसिका, लसिका का रंग कैसा होता है। बताइए, लसिका का रंग कैसा होता है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। लसिका का रंग कैसा होता है, बताइए। जो लसिका होती है उसका रंग कैसा होता है, तो कैसा भी नहीं होता, यानी वो रंगहीन होती है। कैसी होती है, रंगहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों के संकुचित तथा सबसे बहुसंख्यक ट्यूबों को क्या कहा जाता है। बताइए, फेफड़ों के संकुचित तथा बहुसंख्यक ट्यूबों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ब्रोंकी, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। इसे पढ़ने के लिए आपको कौन सी क्लास लेनी होगी, श्वसन तंत्र की क्लास लेनी होगी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लास लेनी होगी। आपको थंबनेल भी दिखाई देगा, आपको टाइटल भी दिखाई देगा। क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर जाके श्वसन तंत्र को सर्च कीजिए और उसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से भीतर संलग्न हो जाता है। किसमें संलग्न हो जाता है, बताइए। एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से किसके भीतर संलग्न हो जाता है, तो रक्त वाहिनियों के। किसके भीतर, रक्त वाहिनियों के भीतर संलग्न हो जाता है। वाहिनियों के भीतर संलग्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, खून और अंतरालीय तरल पदार्थ के बीच सामग्रियों का आदान प्रदान केवल होता है, किसमें होता है, बताएंगे फटाफट से। आदान प्रदान किसमें होता है, फटाफट से एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसमें होता है, खून और अंतरालीय तरल पदार्थ के बीच सामग्रियों का जो आदान प्रदान है वो केवल किसमें होता है, तो बताइए किसमें होता है, कोशिकाओं में होता है, यानी सेल में होता है, कोशिकाओं में होता है, सेल्स में। अब आपको सेल पढ़ने के लिए भी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आप सेल वाला चैप्टर उठाइए, अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से पढ़िए और क्लियर कीजिए कि क्या होती है सेल, क्या होती है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा धात्विक आयन आवश्यक है, बताइए। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा धात्विक आयन क्या है, धात्विक आयन आवश्यक है, बताइए। तो कौन सा धात्विक आयन है, Ca धात्विक आयन, क्या है, Ca। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के संचार प्रणाली में औसतन कितना रक्त होता है, बताइए। एक व्यक्ति के संचार प्रणाली में औसतन कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर। कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। कौन अपरिवर्तनीय रूप से हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाता है, बताइए। कौन अपरिवर्तनीय रूप से हीमोग्लोबिन के
साथ बंध जाता है। बताइए 26 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट से। कौन अपरिवर्तनीय रूप से हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाता है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावरण करता है। बताइए रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण कौन करता है? तो वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? रुधिराणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिराणु। नेक्स्ट है, ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन यानी O2 की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कम होती है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए इन्हें या स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? बताइए प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? प्लेटलेट्स को के मैंने आपको टेक्निकल नाम बताए थे, तीनों के बताए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो क्या है इसका नाम? थ्रोम्बोसाइट। क्या है? सॉरी, क्या है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी किसमें बनती है? जो आरबीसी है, लाल रुधिर कणिकाएं है, वो बनती है कहाँ पर बनती है? बताइए फटाफट से। तो बनती है लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ पर बनती है? लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में बनती है। ठीक है, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं? 30 क्वेश्चन ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, 30 क्वेश्चन ही रखेंगे। ठीक है, इसके बाद 30 क्वेश्चन और है हमारे, वो कल की क्लास में कराएंगे, नहीं तो एक ही क्लास में काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले इन्हें ही याद करना है, पहले इन्हीं का रिवीजन करना है। पहले क्या करेंगे, हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी में जितने भी हमने कंप्लीट किया है उसे पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंसर लगाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना पढ़ा है, कितना हमारे याद हो चुका है। ठीक है, तब क्वेश्चन के आंसर देने शुरू करेंगे। जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी, बेस क्लियर नहीं होगा, तब तक क्वेश्चन का आंसर देने का कोई फायदा नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में, जैसे एग्जाम होने वाला है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले क्वेश्चन की सीरीज लगानी शुरू कर देते हैं। अब थ्योरी क्लियर नहीं है, थ्योरी क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन जो उन्होंने पढ़े 1000 2000 3000 बहुत क्वेश्चन पढ़ लिए, कॉपी भर के लिख दी, इतने क्वेश्चन पढ़े, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन आता है थ्योरी से क्वेश्चन बनाया जाता है। अब जो क्वेश्चन हमने क्लास में करा लिख दिए, जरूरी थोड़ा ही है वही क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। क्वेश्चन तो किसी भी तरह दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर वो बोलते हैं आपकी क्लास से कोई क्वेश्चन नहीं आया। किसी भी टीचर को बोलेंगे आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया। जब आप लोगों ने थ्योरी क्लियर नहीं की तो पढ़ाया हुआ कहाँ से आएगा? ये क्वेश्चन तो हमने खुद बनाए हैं। एग्जामिनर उन्हें किस हिसाब से आपके सामने पेश करता है वो तो अपने हिसाब से करेगा ना, वो तो क्वेश्चन को टफ बना के पेश करेगा। लेकिन अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, आपका बेस क्लियर है, तो वो क्वेश्चन को किसी भी तरह घुमा के कैसे भी तोड़ मरोड़ के रख ले, आप फटाफट से उसका आंसर दे दोगे। कब? जब आपकी थ्योरी क्लियर
क्लियर होगी। अगर आपने क्वेश्चन की सीरीज लगाई है ना, खाली सिर्फ क्वेश्चन 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 और थ्योरी आपकी क्लियर नहीं है, बेस क्लियर नहीं है, तो आपको वो रटी रटाई चीजें होंगी। कुछ क्वेश्चन तो आप फटाफट से देखते ही लगा देंगे, कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको यहीं से, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरह से घुमाकर पूछे जाते हैं कि वो आपकी बेस क्लियर होने के बाद या थ्योरी क्लियर होने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, 30 क्वेश्चन ही रखेंगे। बाकी के जो 30 क्वेश्चन है उन्हें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, मैं बोलते बोलते थक गई, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक भी दिन नहीं सुनी, आज तक नहीं सुनी। ठीक है, सोचते होंगे मैडम पागल है, ऐसे ही बोलती रहती है, रोज बोलती है, लेकिन हमारा काम है, हम पढ़ा भी तो रहे हैं ना। पढ़ाने का भी अगर काम पागलपनी है तो शायद ये पागलपनी किसी काम आ जाए। ठीक है, तो प्लीज़ 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। आप सोशल मीडिया जो भी यूज करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, दुनिया भर की चीज़ें हैं। आज तो डिजिटल इंडिया है, सारी चीज़ें सब दिन में फ़ोन में लगे रहते हैं ऐसे पागलों की तरह, पता नहीं क्या करते हैं। अगर उस टाइम का यूज पढ़ाई के लिए किया जाए, उस समय का प्रयोग पढ़ाई के लिए किया जाए, तो शायद आज कुछ और ही स्थिति होती। लेकिन बच्चा, छोटा बच्चा, छोटे 2 साल के, 1 साल के बच्चे के हाथ में फ़ोन है और वो गेम खेलता है। अगर 1 साल के बच्चे के हाथ से फ़ोन छीन लिया जाए तो वो ज़ोर ज़ोर से रोता है। अगर किसी की कॉल बीच में आ जाए तो वो बोलता है कि कॉल काट दो, फ़ोन कट कर दो, मुझे गेम खेलना है। तो आज ये स्थिति हो चुकी है हर घर में, हर बच्चे के साथ, हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है। एक घर में जितने सदस्य हैं उतने ही फ़ोन है। ये प्यार नहीं है, ये बच्चों के प्रति लगाव नहीं है, ये क्या है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है इससे। और बच्चे मानते भी नहीं है। अगर नहीं देंगे उन्हें फ़ोन तो वो रोएंगे। अब माँ बाप बच्चों को रोते हुए भी नहीं देख सकते, परेशान भी नहीं देख सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, उनके हाथ में फ़ोन दे देते हैं कि भाई लो हमारा पीछा छोड़ो, खेलो। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप उस फ़ोन का यूज पढ़ाई के लिए करते हो, समय बर्बाद नहीं होता उससे। ठीक है, अगर उस समय जो आप गेम खेलने में, जो आप चैट करने में, जो आप फेसबुक चलाने में समय बर्बाद करते हो, अगर उतना ही समय आप पढ़ाई के लिए करो तो मैं गारंटी देती हूँ कि 1 साल में आप कोई भी टेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, एक उम्र होती है, एक जुनून होता है पढ़ाई का, जब तक शादी नहीं होती। ये भी एक बात है, जब तक शादी नहीं होती, जब तक इंसान गृहस्थी में नहीं जाता, तब तक उसके पास और कोई कुछ काम नहीं होता और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती, जिम्मेदारी नहीं निभानी होती। क्या करना होता है, सिर्फ पढ़ना, खाना खाया, घर के 1-2 काम किए छोटे मोटे, और उसके बाद पूरे दिन खाली रहने का काम होता है। तो अगर उस खाली समय को पढ़ाई में किया जाए, पढ़ाई में उसका प्रयोग किया जाए, तो अगर थोड़ा थोड़ा भी आप पढ़ोगे ना, तो 1 साल में आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि मैं ये नहीं बोलती कि फ़ोन मत चलाइए, फ़ोन चलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन टाइम को बर्बाद मत कीजिए। एक बार समय चला गया ना, फिर वो वापस नहीं आता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल फिर नए क्वेश्चन के साथ इसी चैप्टर के क्वेश्चन जो बचे हुए होंगे उन्हें कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप सपोर्ट कीजिए। आपका रेस्पॉन्स मिलता है तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और भी अच्छा करने का मन करता है। लेकिन जब आपका रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो एक निराशा सी महसूस होती है, लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों लगे हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।